जी वेलकम बैक। आप सब लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं राबेल अपनी चार गुड न्यूज़ के साथ। वेलकम राबेल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। आज तो सुना है कि हफ्ते का जो दुख अभी है हमारे दिलों पे था, वो गम गलत करने के लिए आप दो अच्छी क्रिकेट की दुनिया से भी खबरें लाई हैं। हाँ लाई हूँ, वो पहले उन्होंने मुझे पहले भेज दी थी, उसके बाद सैटरडे वाला वाकया रूनुमा हुआ और उसके बाद जो है ना अभी इस वक्त मेरा भी दिल काफी दुखा हुआ है। कुछ जिस तरह आप बोलिए ना, हाँ लाई हूँ। ओके नहीं भाई, स्पिरिट को हाई करें। अभी तो बहुत वर्ल्ड कप के बड़े मैदान पड़े हैं। अच्छा जी, क्या सीन है? तो जो सही आपने बिल्कुल बात की है, दो गुड न्यूज़ जो है वो क्रिकेट की दुनिया से हमारे पास हैं। जो आज की पहली खुशखबरी है वो ये है कि पाकिस्तान मुसलसल दूसरी बार व्हीलचेयर T20 एशिया चैंपियन का एजाज अपने नाम करने में कामयाब हो गया है। जहां पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम ने हाल ही में मतलब पिछले हफ्ते सैटरडे से पहले वर्ल्ड कप में श्रीलंका का पहाड़ जैसा बनाया हुआ टारगेट चेज किया। इसी तरह हमारी T20 व्हीलचेयर टीम ने भी श्रीलंका के खिलाड़ियों के एक बहुत यकतरफा मुकाबले में 103 रन से शिकस्त देकर दूसरी मर्तबा ये टाइटल अपने नाम किया है। वाह जी वाह, ये हमारी टीम की आप तस्वीर भी देखें जी। और जीतने के बाद सजदरेज हो रहे हैं, शुक्र बजा ला रहे हैं। और ये मैच शुरू होने से पहले के मनाजिर हैं। ये फाइनल में इन्होंने श्रीलंका को हराया है। T20 का फाइनल जबरदस्त। देखिए जनाब, व्हीलचेयर पे खेल रहे हैं मैच। पाकिस्तानी टीम ने 216 का टारगेट दिया और श्रीलंका की टीम 113 रन्स पर ही खेल से बाहर हो गई। तो जनाब हम अपनी कौमी टीम के इन शाहीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये मैं कहती हूँ हकीकी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि अपनी डिसेबिलिटी, अपनी माजूरी को उन्होंने बिल्कुल आड़े नहीं आने दिया और उन्होंने जो है वो ये फतह अपने नाम की है। बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल। और जो पैरालंपिक्स होते हैं, आपको मालूम ही है कि पूरी दुनिया में तमाम खेल ही जो है वो किसी ना किसी तरह के डिफरेंटली एबल्ड लोग जो है, चाहे टांग की माजूरी है, हाथ की माजूरी है, वो खेलते हैं। और कई बार तो आप उन्हें खेलता देखें तो आप शशर रह जाते हैं, यकीन नहीं आता कि ये किसी तरह की माजूरी की से दो चार है। तो जनाब इसी तरह से जैसे राबेल ने कहा, पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से, राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से, इवन PTV स्पोर्ट्स की जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं तो अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूँगा कि अब जरा टीम हमारी आए तो उनको भी राइजिंग पाकिस्तान में बिल्कुल यहाँ बुलाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए उनके साथ। एग्जैक्टली बिल्कुल। आज की हमारी जो दूसरी खबर है वो गुड न्यूज़ तो है ही, मगर उसके साथ वो एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारे लिए एक बहुत सबक मौजूद है। खबर ये है कि कराची के रिहायशी आमार एक जुर्म की पादाश में 2013 से कराची जेल में हैं। जेल में उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट की सीखने का आगाज़ किया और 2017 से बाकायदा पेंटिंग की क्लासेस लेना शुरू की। और हाल ही में उन्होंने अपनी पेंटिंग कराची आर्ट्स काउंसिल की नुमाइश में जो है वो पेश की, जहां उनका शाहकार 13 लाख रुपए का फरोख्त हुआ। अरे वाह, अमार जबरदस्त जनाब पेंटर है। देखें उन्होंने जेल में रहकर ये फन सीखा। बिल्कुल। और उसके बाद उसमें महारत हासिल की। देखा जाए तो इसमें अच्छी बात ये कि देखा जाए तो वो एक पॉजिटिव चीज की तरफ आना चाह रहे थे। उन्होंने अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया। लेकिन सवाल ये है राबेल कि उस 13 लाख का फिर अमार ने किया क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। उस 13 लाख में से उन्होंने अपनी वालिदा का उम्रा करने का ख्वाब पूरा किया और साथ ही उन्होंने अपनी बहन की शादी का फरीजा सर अंजाम दिया। माशाल्लाह। वाह भाई अमार, हमें आप पे फख्र है। ये देखिए अपनी वालिदा के साथ उनकी तस्वीर है और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है और बड़ा दिल को जाके लगने वाली कहानी है। और देखिए ना, एक दिन पहले भी हम फातिमा बात कर रहे थे कि जेल का मकसद क्या होता है। सजा का लफ्ज तो है, लेकिन उसके अंदर शख्सियत में क्या बेहतरी आ रही है, इंसान सीख क्या रहा है, ठीक है ना, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अमार की कहानी जो है इस हवाले से एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी। मतलब आप जो है वो मस्बत सोच और मस्बत अमल, ये दो चीज़ों को पकड़ लें, चाहे आप जेल में या किन्हीं भी हालात में। मेरे ख्याल से कि हम सबके लिए भी एक सबक है कि हम अक्सर बोलते हैं हालात ऐसे हैं वैसे हैं, हालांकि कितना कुछ हमारे पास हासिल है, कितने मौके हैं। अब कोई फारिग बैठने की बजाय आप कोई ऐसी चीज़ सीखें, उसके अंदर इन्वेस्ट करें और फिर उसको जो है वो बरूए कार लाते हुए आप कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। जो वापस अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। अच्छा ठीक है। वैसे भी जब तक जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो जारी रहेगा, मुझे लगता है कोई ना कोई न्यूज़ आती रहेगी मेरे पास इस सेगमेंट में और दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती रहेंगी। ठीक है।
तो वैसे जो है ना हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों से गुजारिश है या तो टीवी स्क्रीन से या तो दूर रहें या अपने आप को तैयार करके बैठें कि ये तो होना ही है। जी। तो इस वक्त जो है ना मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बनाने के लिए एक और खबर ये है कि अब्दुल्ला शफीक ने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में सेंचुरी स्कोर करके अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी होने का एजाज़ हासिल किया है जिन्होंने वर्ल्ड कप डेब्यू में सेंचुरी स्कोर की है। अब्दुल्ला ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में ये माइलस्टोन अचीव किया। इस मैच में अब्दुल्ला ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हुए 103 बॉल्स पर 113 रन स्कोर किए और इस वक्त तक वर्ल्ड कप के तारीख के 17 खिलाड़ियों ने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में इस तरह से सेंचुरी स्कोर की हैं, जिसमें अब्दुल्ला शफीक भी शामिल हैं। भाई जबरदस्त। और डेफिनेटली ये इनिंग सबको याद है कि अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा खेला श्रीलंका के खिलाफ और आइंदा भी आने वाले वर्ल्ड कप में। अब वही बात है कि हमेशा वो पाकिस्तान इंडिया के मैच का जिक्र आ जाता है, लेकिन अभी भी वर्ल्ड कप पड़ा है, अभी बहुत सारे पाकिस्तानी ने सिर्फ 3 मैच खेले, अभी 6 बाकी हैं। लेट्स सी, आज अभी कुछ देर में हामिद हशमत आएंगे तो हम जरा अभी तक का एक पॉइंट्स टेबल भी आपके सामने एक ओवरव्यू पेश करेंगे। और कल जो अपसेट हुआ उस पर तो बड़ा मेरा दिल कर रहा है जल्दी से हम बात करें अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। लेकिन ये जैसा कि अभी राबेल ने कहा, ये उतार चढ़ाव है ना, आता रहेगा। कभी तूफानी लहरें आ जाएंगी, कभी आसान होगा सफर। ये मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में जो है ना, बाकी वर्ल्ड कप एक तरफ और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और उसकी खुशी और उसका गम वो एक तरफ है। सही बात। अच्छा जी, आखिरी गुड न्यूज़ जो है वो अब बात हो जाए कुछ नेमतों की। अल्लाह ताला की दी हुई आंखें बहुत बड़ी नेमत हैं। इंसान की आई साइट जो है वो किसी भी उम्र में मुतासर हो सकती है। आई साइट मुतासर होना या विजन लॉस, अगर इसकी तशखीस बर वक्त हो जाए तो मुकम्मल विजन लॉस से बचाया जा सकता है। WHO के मुताबिक आंखों का रेगुलर मुआयना जो है वो विजन लॉस जैसी अजियत से आपको महफूज रख सकता है, मगर अक्सर व बेशतर लोग इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अपना कोई भी बॉडी का रेगुलर चेकअप बिल्कुल भी नहीं हम लोग करवाते। थोड़ा सा कुछ आंखों का इशू हो जाए, हम कहते हैं हाँ ठीक है, हमने मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर लिया होगा इसलिए आंखें ऐसी लग रही हैं। हालांकि अगर हम बर वक्त उसको जो है वो चेकअप करवा लें तो किसी भी बड़े मसले से हम बचा सकते हैं अपने आप को। WHO ने इस तकलीफ से बचने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, ठीक है, जिसका नाम WHO Eyes है। ठीक है। अब इस ऐप की मदद से होगा क्या कि आप अपनी आंखों का खुद मोबाइल के जरिए मुआयना कर सकते हैं। जी, मतलब हम मोबाइल को सामने रख के जिस तरह आई टेस्ट के लिए जाते हैं, बिल्कुल आप इसको एक डिस्टेंस पे रख के आप अपना आईज का जो है वो टेस्ट खुद कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप रेगुलर चेकअप कर सकते हैं। किसी भी वक्त किसी भी किस्म की तकलीफ़ की निशानदेही हो जाती है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है कि आपको बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ऐप डाउनलोड करें और अपना वीकली बाय मंथली इस तरह का चेकअप जो है वो खुद ही घर पर कर लिया करें। अच्छा, बहुत सारी मदर्स के लिए आसानी हो जाएगी। जैसे मैं हूँ, मैं ज़ारून ये देख ना रहा हूँ, मैं ज़ारून को अक्सर डराती हूँ जब स्क्रीन टाइम मैंने उसका वो करना होता है, काम करना होता है, तो मैं कहती हूँ आंखों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, इसका मतलब है कि आई साइट वीक हो रही है, तो आप ये मत देखें। कोई पता और नहीं। मैं तो ऐसी वाली मदर भी हूँ जिसने एक दफ़ा पेंट लेके ना तौसीक साहब रात को ज़ारून की आइज़ के इधर ऐसे ऐसे मैंने कर दिया था। जब वो सुबह उठा शीशा देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड ज़ारून ये क्या हो गया। कोई पता नहीं, कुछ अर्से बाद ज़ारून कह रहा हूँ मामा आप मुझे अपनी आई क्रीम दे दे, मैं वो लगा लूंगा। इस तरह के काम हमने वो फेरी टेल्स के अंदर सौतेली माओ को करते हुए देखा माओ को, जो सिंड्रेला की सौतेली माँ होती है। माशाल्लाह, अपना ही बेटा है तुम्हारा। कभी देखें, कभी बच्चों को स्क्रीन से हटाने के लिए ज़ुहैब की पहली शादी से तो काम की तुम्हारा ही ना, दोनों बच्चे तुम्हारे। देखिए मैं इतना कंसर्न्ड उनकी आंखों के साथ कि फिर मुझे कभी जो है ना कुछ ऐसा ट्रिक्स करने पड़ते हैं, लेकिन हो सकते वो देख रहा हो। लेकिन जी कमिंग बैक टू WHO Eyes, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त ऐप है जो हमें राबेल ने बताई है और बिल्कुल इस ऐप से जो है हम अपनी आई साइट का टेस्ट कर सकते हैं। राबेल थैंक यू वेरी मच, बहुत मजे की चारों खबरें बहुत अच्छी थी। खुश रहो, जीते रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पिछले यानी जो वीकेंड गुजरा है उसके ऊपर जो वर्ल्ड कप के जो भी मैचेस हुए उनको हामिद हशमत और हम मिलकर आपके सामने उनका एक ओवरव्यू पेश करेंगे। आज का हमारा सवाल यह है कि आपके ख्याल में इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स करने वाला खिलाड़ी कौन ठहरेगा, कौन सबसे ज्यादा रन्स बनाएगा? इसका जवाब आप अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, अभी मिलते हैं।
जी जनाब, वेलकम बैक। भारत में खेला जाने वाला वर्ल्ड कप अपने उरूज की तरफ बढ़ता जा रहा है और वही हम कहते हैं कि जी ब्लड प्रेशर ज्यादा, शुगर लेवल कम होता जाता है। कभी ब्लड प्रेशर लो और शुगर लेवल ज्यादा होता जाता है। इस पिछले 3-4 दिन में जो मैचेस हुए उनका ओवरव्यू लेके हामिद हशमत हमारे साथ मौजूद है। वेलकम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हामिद। गुड मॉर्निंग तौसीक, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। मुझे याद है फातिमा, जब सैटरडे को मैच शुरू हुआ ना जी। तो मैं और हामिद इकट्ठे मैच देख रहे थे मेरी तरफ। तो जनाब हामिद ने कहा, वो जब पहले जनाब जब 100 हुए ना हमारे, कहते हैं तौसीक भाई बड़ा मजा आएगा मंडे को जब सेगमेंट करेंगे ना बड़ा मजा आएगा। अब बताओ बेटे, मजा आ रहा है? मुझे तो वो जो आप कहते हैं ना एनर्जी के साथ करो, एनर्जी के साथ शो करो, तो मुझे तो स्माइल लाना भी बड़ी मुश्किल हो रही है आज, क्योंकि वो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो इतनी अंदर रच गई है, बस गई है कि मुश्किल हो रही है शो करने में। लेकिन हमारा काम है एनालिसिस करना, हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर हमारी वीकनेसेस रही हैं और क्या कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही मकसद भी होता है कि वो कुछ देर के लिए बस दुख और मलाल और रंज रहना चाहिए, लेकिन फिर आपको अपनी और ज़िंदगी का भी यही उसूल है कि आप कहीं अगर लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, घुटनों के बल गिरते हैं, बाज़ औक़ात आप मुंह के बल गिर जाते हैं, लेकिन फिर आप खड़े होते हैं और फिर लाइफ को एक स्ट्रगल के साथ आगे लेकर चलते हैं। और मेरा ख्याल है क्रिकेट भी उसकी एक मिसाल है। अच्छा जी, क्या सीन है? तौसीक, जैसे आपने कहा ना कि जब हम गिरते हैं तो फिर ही हम आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि इंसान एक्सेप्ट करे कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसी हवाले से हमारा आज का एनालिसिस है कि थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा रियलिटी चेक लें, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना कि यार ये मेरी वीकनेस है, फिर ही आप ग्रो करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो कुछ स्लाइड्स आप लेके आए? जी बिल्कुल, स्लाइड्स लेकर आए हैं। सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। डिसअपॉइंटिंग हमारे लिए कि 8-0 हो चुका है, ठीक है, और इसमें 2007 का वर्ल्ड कप में हम आपस में खेले नहीं थे, तो प्रोबेबली शायद 9-0 होता या लेकिन 8-1 भी हो सकता था, या 8-1 भी हो सकता था। यही ख्वाब हम लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन हम चाहेंगे यार इसको कभी ना कभी तो ब्रेक किया जाए ना अब। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है अभी सेमीफाइनल में इंडिया और पाकिस्तान फिर मद्दे मुकाबिल हो जाएं दोबारा और ये 8-1 हो जाए। इंशाल्लाह चांसेस तो यही है कि अगर मगर की कहानी अगर हुई और हम अगर सेमीफाइनल में जाते हैं इंशाल्लाह, तो हम 4th पे ही आ रहे होंगे, ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं। और इंडिया तो क्लियर कट 1 पे जा रहा है, तो 1 और 4 का सेमीफाइनल होगा और फिर आपको थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा। फिर हौसला करना पड़ेगा। नहीं, इस दफा मैंने सोचा मैं आवाज बंद करके मैच देखूंगा पूरा। अपनी के मैच अपनी नहीं हो सकती, अपनी तो चीखें बरामद होंगी। ये परसों की चीखें अभी तक जो गला मेरा बैठा। हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल। और देखते हैं कि आप देखें कि मिकी आर्थर ने भी इस बारे में बात की है। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है ना तौसीक, वो ये है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि आज क्रिकेट कौन सी खेली जा रही है। हमें उस मॉडर्न क्रिकेट को एक्सेप्ट करना है। आप देखें कि 2011 का वर्ल्ड कप हमने इंडिया में खेला। 2011 के वर्ल्ड कप में आपको कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि यार दुनियाई क्रिकेट कोई और क्रिकेट खेल रही है और हम कोई और खेल रहे हैं। लेकिन अब हम डॉट बॉल्स, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, अब देखिए 17 में से 15 डॉट बॉल्स। जी, बुमराह का जो स्पेल था शुरू का, इवन दो कि हमने 3 चौके मारे पहली 4 बॉल्स पे सिराज को और 2 ओवर में हमारा 16 रन्स थे। अब आगे डॉट बॉल्स खेलने की क्या तुक बन रही है? यू नो इट, आई नो इट कि इट वाज अ बैटिंग पैराडाइज। इवन ये भी कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा का प्रोबेबली शायद गलत डिसीजन हो जाए कि आपने बैटिंग पैराडाइज पे अगली टीम को बैटिंग दे दी है। बिल्कुल। तो अगर इन्होंने 300-350 कर दिया, 300 के करीब भी ले गए, तो मैच पकड़ सकते हैं ये, जिस तरह कल अफगानिस्तान ने किया है। उसके ऊपर हम अभी अलग से बात करते हैं। का लफ्ज आपने भी इस्तेमाल किया, और ये टिमिड का मतलब होता है डर के खेल। डर के खेल। और ये मिकी आर्थर ने पूरी टीम के बारे में कहा कि हम बहुत डरी हुई टीम, बहुत डरी हुई टीम। अच्छा, इंटरनेशनली भी मैं देख रहा था, हमारे तमाम एनालिस्ट वगैरह भी इस पे बात करें। ये क्या लोग ये बात करें कि शायद इंडियन ग्राउंड, इंडियन क्राउड, और आगे चल के हम बात करेंगे कि इतना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया इंडियन क्राउड ने, क्या ये फैक्टर्स थे? वरना ये वही टीम है जो श्रीलंका के खिलाफ खेली। मुझे नहीं लगता कि तौसीक ये फैक्टर, मतलब ये फैक्टर था, नजर आ रहा था। साउथ शकील बैटिंग करने आया, पहली बॉल में बिल्कुल भी सिंगल नहीं बन रही थी और वो रन आउट होने लगा था, वो डायरेक्ट हिट मिस हुई उसकी। ये चीज यही शो करती है कि आप वहां पर डर रहे थे। आप देखें किसी भी प्लेयर ने अपने बॉक्स से बाहर जाके बैटिंग ही नहीं की है। वो जो जहां पर आपने 2 पैर जमाए हुए थे अपने, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि किसी बॉलर की मैं लाइन खराब, छक्के नजर नहीं आए, कोई एक छक्का नहीं है पूरी नहीं, आप हिले ही नहीं हो ना अपनी जगह से। इसका मतलब ऑफ कोर्स यही है कि आप डरे हुए हो। ठीक है। लेकिन इसको एज अ एक्सक्यूज यूज करना, आपने अभी मेलबोर्न में नहीं खेला,
90,000 95,000 वहां पे क्राउड था। आपने कितना फाइटिंग मैच वहां पर खेला। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप इतने प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर ये बातें बहुत छोटी रह जाती हैं। आप कभी भी देख लें, फॉर एग्जांपल कल इंग्लैंड हारा है, इंग्लैंड ये तो नहीं कभी कहेगा ना कि मैं क्राउड से डर गया या मैं पहली दफा इंडिया में खेल रहा हूँ। दीज आर जस्ट आई थिंक बेसलेस रीजंस। इसके ऊपर नहीं जाना जो चाहिए। आपने पहले कहा ना कि इस मैच से हमने बहुत कुछ सीखना है और अभी आगे बहुत मंजिल पड़ी है और इससे सीख के हमने आगे चलना है। अगली स्लाइड हम अगर दिखाएं, अगली स्लाइड में देखें। अब ये अगेन वही बात है कि आपके अगर 100 पे 2 आउट हैं, आप एक बॉलर को इतना हवा क्यों बना लिए, इतना सर पे क्यों बिठा लिया। अब देखें, मैं इसके स्टैट्स लेकर आया हूं कुलदीप के। आप देखें कि 2023 में हमने इसको जितना भी खेला है, इसको 7 विकेट्स दी हैं हमने, ठीक और है, 3.3 की इकॉनमी और 8.5 की एवरेज है। यानी कि हर ओवर में वो सिर्फ 3 रन देता है और हर 8 रन के बाद वो एक आउट कर देता है आपका। ऐसा भी वो क्या कर रहा है, इतना भी क्या हो गया यार कि आप उसको हर 8 रन के बाद एक आउट। अच्छा चले, मैं कहता हूं आप उसको 7 विकेट्स ना दें, आप 15 दे दें, 20 दे दें, उसकी इकोनॉमी तो खराब करें। 3 से 6 पर 7 पर तो लेकर और ये बात हुई डॉट बॉल्स पे आती है। अगेन मतलब वही एक ही चीज है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप डरे हुए हो। और आप किस चीज से डरे हुए हो, मतलब इसमें ऐसा क्या, अभी भी आप हारे हो। पूरी इनिंग में और ये T20 ये कोई टेस्ट मैच की बात नहीं हो रही कि पूरा दिन गुजर गया और छक्का नहीं लगा। पूरे इनिंग के अंदर एक भी छक्का ना होना ऑन अ बैटिंग विकेट, ऑन अ बैटिंग विकेट। जी जरा अगली स्लाइड की तरफ कुछ कंपैरिजंस लेकर आया हूं जो कि बहुत हैरानकुन है। ओके, बताइए। लेकिन ये वही बात है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। 2019 में आपकी अगेन एम्बैरेसिंग डिफीट थी, इसी तरह का सेटबैक था आपको। लेकिन आप देखें कुलदीप को हमने वहां पर जो खेला 9 ओवर 32 रन 2 आउट। कल जो हमने खेला 10 ओवर 35 रन 2 आउट। एग्जैक्टली सेम वही। कुलदीप के मुकाबले में हम वहीं के वहीं। और ये सिर्फ कुलदीप की बात नहीं, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ना आपको। इट्स अ होल माइंडसेट कि 2019 में जब आपके साथ ये हो गया, यू हैड 4 years टू प्रिपेयर फॉर इट and then again you are standing at the same mistakes। बिल्कुल ठीक। अगली स्लाइड पे चलें, एक और कंपैरिजंस आपको दिखाता हूं। कंपैरिजन ये कि देखें कल के मैच में, परसों के मैच में, ये आपने 257 बॉल्स खेली हैं और 154 डॉट बॉल्स। 60% आपने डॉट बॉल्स खेली। इतनी ज्यादा है? 60% डॉट बॉल्स है मैच में। 257 में से 154 बॉलों पे हमने स्कोर किया ही नहीं है। और अगर इसको कंपेयर करें आप 2019 में, जिसमें आप 330 का टारगेट चेस कर रहे थे, तो मैं स्कोर कार्ड का वो स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। देखें 22 ओवर में पाकिस्तान का 103 रन है। अब आप आउट देखें, एक आउट है। आप क्या 22 ओवर में? अच्छा, परसों भी यही हुआ, हमारे 2 आउट थे। मतलब ऐसा क्या है? यानी अगर हमने 300 का टारगेट चेस करना है या हम पहले खेल रहे हैं बैटिंग विकेट पे, हमने 20-21 ओवर मतलब वो जो आजकल होता है ना कि सिचुएशन को रीड करना है, 5 ओवर के बाद सिचुएशन चेंज हो रही है और आपने उस हिसाब से इवॉल्व करना है, वो है ही नहीं। हम पहले बैटिंग करें, हमें 200 का टारगेट हो, हमें 300 का टारगेट हो, हमें जो भी, हमारी एक ही मोनोटोनस अप्रोच है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक वेकअप कॉल है कि इसको फाइनली बिल्कुल वेकअप कॉल इज द राइट वर्ड। नेक्स्ट स्लाइड पे वेकअप कॉल है। जी अगली स्लाइड क्या नेक्स्ट स्लाइड पे चलिएगा। आप ये देखिए क्या कि 2019 में हारने के बाद आपकी हेडलाइन क्या थी। पाकिस्तान की हेडलाइन थी, पाकिस्तान नीड्स टू फर्स्ट फिगर आउट व्हाट देयर बेस्ट एक्चुअल 11 इज। आज की हेडलाइन क्या बनती है? एग्जैक्टली यही बनती है। अब आप इंडिया की देखें, कोहलीज इंडिया स्केरी मशीन। इधर क्या लग रहा है? रोहित से इंडिया इज अ स्केरी मशीन। मतलब आप तो वहीं के वहीं खड़े हैं और वो उस टाइम भी उतने स्केरी थे और आज शायद मुझे तो लगता है उससे भी ज्यादा स्केरी। बस अब तो मैं कहता हूं आए पाकिस्तान 4 और इंडिया 1 पे तो हो जाए मुकाबला फिर सेमीफाइनल में, और उसके बाद जो हम बैठ के एनालिसिस करें हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है मैं और तुम ये डांस कर रहे होंगे उसके बाद मेरे ज्यादा बातें मत। इसमें उम्मीद है फातिमा भी करेगी। फातिमा ने अचानक कहा मैं भी बैठी हूं, मैं भी डांस करूंगी। इसमें मैं छोटी सी उम्मीद अगर दिलाना चाहूं आपको, तो वो यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो था, जो 2019 के हम जीते थे, तो उसमें हम पूल मैच हारे थे और फिर जाके फाइनल हम जीते थे। यानी जो इंपॉर्टेंट मैच था वो हम जीते थे। बस ना, सेम ऐसा ही हमने होगा, T20 दोबारा वर्ल्ड कप में भी रिपीट होगा किया। इंशाल्लाह। शुगर लेवल मेरा बिल्कुल 0, जिस पे डॉक्टर कहता है इन्हों बस कार लाए, लाहौर ले जाओ। उस दिन इनकी वहां पे क्या जाके तुम condition वापस थी? लाए हो मुझे। उस दिन जब आप और ये मैच साथ देख रहे थे, तो आई एम श्योर ये सब भी जानना चाहेंगे, उस दिन तौसीक साहब की क्या सिचुएशन थी? उस दिन तौसीक सर तो मतलब इतने खुश मुंह पे थे। कुशन, कभी नहीं, कुछ बहुत खुश थे जब हमारा 150 हो गया था। अच्छा। तो हम तो पूरा इरादा करके बैठे हुए थे कि अब रात को कुछ थोड़ा बारबेक्यू का सीन करें, क्योंकि मैच तो ये लंबा जा रहा है। बस इतने में ये मेरे ख्याल से वॉशरूम तक गए थे या पता नहीं चाय लेने गए थे, वापस आए हैं तो
बात से तो चरागों में रोशनी ना थी। अगली स्लाइड है जी हमारी। अब जरा आते हैं कल के मेरा ख्याल है मैच की जानिब, जिस नहीं इससे पहले तौसीक की एक बात का हमें जरूर जिक्र करना है यहाँ पे कि जैसा भी मैच था जो भी था, क्राउड बहुत डिसअपॉइंटिंग था। हाँ, वो तो इसके ऊपर हमारे कोच ने भी बात की है कि आईसीसी इवेंट फील ही नहीं हो रहा था। आईसीसी इवेंट का मतलब क्या है कि एक ग्लोबल इवेंट है, इट्स नॉट एन कि कोई बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही ना कि सिर्फ इंडिया ही अलाउड है, हमारे वीजाज नहीं अलाउ किए गए। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फुटबॉल से। कतर में जब वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि हर टीम के एक फैन क्लब होता है जिसको उसके गोल पोस्ट के पीछे एक पूरा एक स्क्वायर दिया जाता है जहां पर उसके क्राउड का आना हक होता है। वाह। इवन कि उनको स्पॉन्सर किया जाता है और वो फिर बाकी दीगर क्राउड को जो कि उस टीम से रिलेटेड होता है उनको लेकर चल रहा होता है नारेबाजी आई में। डिडंट नो दैट कि उनकी स्पेसिफिक जगह होती है जो उनकी हमें specific तस्वीरों जगह में होती और है। उसमें जो हमेशा गोल पोस्ट के पीछे उस टीम का एक फिक्स क्राउड बैठा होगा जो कि उसका स्लॉट है, उसका हक है, ताकि उसको कोई तो चीयर करे ना। अच्छा मैं वो स्लाइड मेरा ख्याल है कंट्रोल रूम इज ट्राइंग टू पुल अप, लेकिन मैं ये देख रहा था कि चौका वही बैड क्राउड के चौका लगता इवन बाबर के 50 हुए उस पे भी नहीं कोई और ऐसे आवाज लग रहा थी, था कि खामोशी क्राउड थी। है ही नहीं, खामोशी थी। कोई एप्रिसिएशन नहीं थी। इवन ऐसे भी इंसिडेंट्स आए हैं, उसका मैं मतलब डिटेल में तो जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन देयर हैव बीन अब्यूसिव टॉक्स टू और मतलब बिलो द बेल्ट तो जाकर मेरा ख्याल क्राउड और ने इंटरनेशनली भी इस चीज को बहुत मेरे ख्याल से हमें इंटरनेशनली रेज करना चाहिए इन बातों को, लेकिन और हुई भी है हमारे सोशल मीडिया पे भी, और एनालिस्ट ने भी कहा। जी फातिमा, आप कुछ ऐड करना चाह रही? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको लगता है, मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं एक जनरल एक चीज़ कह रही हूँ कि इस चीज़ से डेफिनेटली परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ता होगा। नहीं, वो हम पहले बात कर चुके हैं। बहुत मेरा ख्याल है हल्की सी, कि जिस तरह जिस आपने लेवल कहा पे हम था, खेल देखिए, रहे होते हैं, बच्चे तो है नहीं। ये हमेशा ये बात की जाती है कि बेशक फर्क पड़ता है, लेकिन यही तो मौका है आपको हीरो बनाने का। अब आप 1 लाख के क्राउड के अंदर जब आप परफॉर्मेंस देंगे अगर हम वहाँ तो पे उनकी जीतते जो तो क्या खामोशी मजा होगी, था। आपको वो द ग्रेट शोएब अख्तर का वो इंसिडेंट याद होगा जब उन्होंने विराट कोहली सॉरी तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को जो आउट किया था यॉर्कर्स पे, वो आज तक याद किया जाता है। एग्जैक्टली। हाँ, ये भी है। कि मतलब पूरा का पूरा क्राउड बिल्कुल खामोश। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं जी, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन बिल्कुल ये इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे बात कर रहा है कि अहमदाबाद का क्राउड जो है उसमें बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें बिल्कुल नहीं था। नजर आया। और अभी 100% sure, अभी अगर ये सिचुएशन मैं मिसाल देता हूँ हमारे लाहौर में होती या हमारे मुल्तान पिंडी का क्राउड, कराची का क्राउड होता, और हमें तो ये अगर कोहली 50 करता तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट किया जाता। हमें तो ये मौका ही नहीं दे रहे ना अभी 2 साल बाद, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी है। आई होप कि इस दफा हम अपना इंशाल्लाह, केस अच्छा इंशाल्लाह। बिल्ड करें और हम उनको दिखाएं कि हम कितने अच्छे होस्ट हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगली स्लाइड जो है उस पे अगर हम बढ़ें, अब हम बात करते हैं कल के मैच कल की। बहुत का हो गया मैच, पाकिस्तान ओए, इंडिया, ओए, ओए। क्योंकि मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का जो बेस्ट मैच, जो मुझे अभी तक वर्ल्ड कप बहुत बोरिंग लग रहा था टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि बहुत वन साइडेड मैचेस नहीं हो साउथ रहे थे। अफ्रीका वाला मैच बड़ा मजे का था वैसे। हाँ अच्छा था, लेकिन मतलब वो बात अभी बन नहीं पा रही थी। ये जो कल बनी है ना, कल जो अफगानिस्तान मजा ने आ इंग्लैंड को हराया जी 69 रन से, 69 रन से हिस्ट्री हराया। क्रिएट हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं अफगानिस्तान की इस बात को, क्योंकि हमारा शो आज इस टॉपिक पे ही बेस्ड है, मॉडर्न डे क्रिकेट को एक्सेप्ट करने पे। देखिए अफगानिस्तान जैसी टीम ये समझती है कि हमारे ओपनर में एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जिसमें इतना कैलिबर हो कि वो आपको 13 ओवर में 102 रन्स लगा के दे सके बोर्ड। ये जो हर कि टीम हमने के- किस 20 ओवरों में जाके लगाया जो कि हमारे पास वो कैलिबर ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम। तो हमें मेरा तो लेकिन ख्याल है स्पिनर्स की बात हम जरूर करेंगे। स्पिनर्स की बात हम जरूर करेंगे। मेरे ख्याल से आप वैसे अफगानिस्तान को बेशक 7th 8th नंबर की टीम कह लें, लेकिन जो उनके स्पिनर्स हैं इस टाइम, वो इस टाइम पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अच्छे स्पिनर्स उनके पास हैं। मतलब आप राशिद खान की बात कर लें, मुजीब की बात कर लें, नबी की बात कर लें, और वो जो हम बात करते हैं ना, हमें एक्सपीरियंस लेकर जाना चाहिए था। एक्सपीरियंस वो अपना लेकर जो चल रहे हैं राशिद खान और नबी का, वो मतलब मैं तो देख रहा था कि यार इंग्लैंड जैसी टीम जो कि मेजर विनर कंटेंडर है इस जी दफा, जी टॉप 2 में आपने उसके साथ किया क्या है? इतने रन, मतलब 69-70 रन से उनको हराना, देवर क्लूलेस। जी मुझे नजर आ रहा है हामिद फैन हो गया है ना। अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त पॉइंट्स की सिचुएशन क्या है। अच्छा एक बात मैं थोड़ी सी और जिक्र करना चाहूंगा, अगर आप लास्ट स्लाइड पे दोबारा जाएं, कि शुरू में तो हमने देखा कि उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट को एक्सेप्ट किया। आप देखें उनके टेल एंडर्स ने क्या किया, जहां पर वो 190 फॉर 6 हो गए थे, ओके, टेल एंडर्स ने उनके आके 94 रन्स लगाए। हाँ, आप ये देखें, सारा मैच तो यहां से बना है ना। ओह यस, अगर यही 220 230 पे कोलैप्स कर जाते तो क्या मतलब क्या परफॉर्मेंस बिल्कुल दे बिल्कुल पाते। बिल्कुल। तो
मैं ये कह रहा हूँ कि उस दिन अगर आप देखें हमारी परफॉर्मेंस, तो हमने कहीं ऐसा लगा कि हमने जल्दी गिव अप भी कर दिया। कि अगर हमारा कोलैप्स हुआ भी तो हम पूरे ओवर खड़े तो रह जाते ना विकेट के ऊपर, ये भी बहुत जरूरी था। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि दोनों मैच आगे पीछे आए और बड़ा इंटरेस्टिंग है कंपैरिजन हमारे सामने आया। जरा पॉइंट्स की सिचुएशन देखते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर, थैंक्स टू अफगानिस्तान के हम अपनी चौथी पोजीशन जो है वो लूज नहीं किया हमने, वरना इंग्लैंड शोर शॉट 4th नंबर पे आ रहा था। तो अभी जो पोजीशन है वो ये है कि इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, दीज आर द टॉप 5 टीम्स। इसके अंदर साउथ अफ्रीका ने अभी 2 मैच ही खेले हैं, बाकी सबने 3 खेल लिए हैं। और साउथ अफ्रीका जिस फॉर्म में आ रही है इस टाइम, मेरे ख्याल से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की पुअर परफॉर्मेंसेस से साउथ अफ्रीका बहुत शॉर्ट हो गई है आगे जाने के लिए। इंग्लैंड और सॉरी इंडिया और न्यूजीलैंड तो थी ही, अब साउथ अफ्रीका 3rd टीम की बहुत अच्छी कंटेंडर बन गई है। बस आपस की बात है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को एक आध और कुछ इस तरह का धचका मिल जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। हम हमेशा वैसे दूसरों के हारने जीतने के ऊपर मेरे ख्याल से वो जो कुदरत का निजाम है ना, वो सिलसिला कल रात से शुरू हो चुका है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब लास्ट स्लाइड है, अगली स्लाइड वही बॉटम 5 के बारे में है। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो देखने वाली है कि बॉटम 5 में टॉप पे अफगानिस्तान है। ओके। और बॉटम 5 में 3 बड़ी टीम्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 10 पे है भाई। ये आपने वैसे लास्ट टाइम कब देखा था? कभी भी नहीं। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता। पॉइंट्स टेबल में ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 10 पे लाएगा। जी कंट्रोल रूम में राशिद कुछ कह रहे हैं क्या? देखो राशिद कह रहा है मैंने अपनी जिंदगी भी नहीं देखा, यानी कि कोई 60-70 साल से तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे ही है। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इसी को कहते हैं कि क्रिकेट, इसी का नाम क्रिकेट है। लेकिन अभी बहुत मंजिलें पड़ी हैं। अभी पाकिस्तान के भी 6 मैचेस पड़े हैं जी, ऐसे ही है। और लेकिन हमने जिक्र किया था ना शुरू में कि चूंकि हमारा स्केड्यूल थोड़ा सा इजी है, पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम शुरू के 5 मैचेस का फायदा उठाएं, तभी हमारा स्केड्यूल इजी लगेगा। अब अगर हम इस तरह चले, लेट्स से हम ऑस्ट्रेलिया से भी हार जाते हैं, तो जो आपके आखिरी के 4 मैचेस हैं वो तो ऑलरेडी बहुत टफ है। एग्जैक्टली। हमें थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल जैसे कि हमने सेगमेंट के आगाज में कहा था कि अब दुख रंज के मोड से निकलना है हमारी टीम को भी, और हमारी टीम की वहाँ पे इंडिया में जो मैनेजमेंट है उनको भी हमें मोटिवेट करना है, क्योंकि आगे अभी बड़ी मंजिलें पड़ी हैं। दिस वाज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस वाज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप आल्सो। और हमने आगे अपनी पहले 4 में अपनी पोजीशन अपनी काबिलियत के बलबूते पे बनानी है। तो जनाब आपको बतलाते चलें कि आज हमने आपसे सवाल किया था कि आपके ख्याल में जो इंडिया में खेला जा रहा है वर्ल्ड कप क्रिकेट का, उसमें सबसे ज्यादा रन्स करने वाला प्लेयर कौन बनेगा, और देखते हैं किसका क्या अंदाजा है जी। अच्छा जी, मोहम्मद इमरान ने हमें बलूचिस्तान से मैसेज किया है, भाई इस बार मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड कप में ज्यादा रन्स करेंगे। रिजवान, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सबसे पहले लोग रिजवान से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा। बट मैं इंटरेस्टेड हूं कि लोग बाकी टीम्स में से किसी का इंतखाब करते हैं। लेट्स सी। हाँ जी। अच्छा जी, इकरा ने हमें रहीम यार खान से मैसेज किए, मोहम्मद रिजवान ज्यादा रन्स करेंगे। नुदरत ने हमें तलागंग से मैसेज किया है, रिजवान ही सबसे ज्यादा रन्स करेंगे। उसके बाद हमें वाहिबा कवल ने कोट सारंग से मैसेज किया, पाकिस्तान टीम के बाबर आजम सबसे ज्यादा रन्स करेंगे। आयजा ने कश्मीर से किया है, रिजवान रन्स करेंगे। अच्छा जी, बेल सिंह ने हमें मैसेज किया है, इन्होंने अपना जगह का नाम नहीं हमें बताया। मेरा सवाल हामिद हशमत से है कि आपके दिल के उस वक्त क्या तासुरात थे कि आने वाले वक्त में क्या उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान टीम को, और पाकिस्तान का अगला मैच कब होगा? अगला मैच कब हो? हाँ। कब होगा, और पाकिस्तान टीम की क्या परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या एनालिसिस है, जिस पे आज हमने तफसील से बात की भी है। अच्छा, उस वक्त तासुरात तो ऑफ कोर्स यही थे कि मुझे तो अगला दिन बिल्कुल भी क्रिकेट देखने का ही दिल नहीं कर रहा था। अच्छा। तो वैसे मैं इतना ज्यादा मायूस अब होता नहीं हूँ। जैसे एशिया कप में हम हारे तो मुझे कोई बहुत ज्यादा मायूसी नहीं हुई, लेकिन पता नहीं ये जो हार थी ना, ये मतलब इतना बुरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप बिल्कुल ही 32 रन्स के अंदर कोलैप्स कर जाए। एग्जैक्टली। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो राइजिंग पाकिस्तान को इसी तरह चलाते हैं। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और शुरू करते हैं ये सिलसिला आप लोगों के मैसेजेस के साथ। हमजा ने हमें कोट अद्दू से जो है मैसेज किया और वो कहते हैं, सर बिल्कुल सही कहा आपने कि हफ्ते के दिन की बात ही नहीं करते। तो सर मेरे दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन सर कोई बात नहीं, हम फिर ही पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और वर्ल्ड कप हमारे ही हाथों में आने वाला है। वाह जी वाह, जबरदस्त, आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा जी, शुमाइला जमील ने हमें लैया से मैसेज किया है, सर सर्दियों के आने पर खुशामदीद। आप दोनों से सवाल है कि आपको सर्दियों और गर्मियों में से कौन सा मौसम पसंद है? सर्दियां भी और गर्मियां भी। अच्छा, आपको? मुझे गर्मियां। गर्मियां अच्छा, वैसे गर्मियों का अपना लुत्फ है और हमारा मुल्क ब्लेस्ड है इस हवाले से कि हमें एक जमाना था चारों मौसम मिलते थे, अब तो अचानक गर्मियां खत्म होती हैं और सर्दियां शुरू हो जाती हैं। वो बहार और खज़ां जो हमने बचपन में एंजॉय किया, आजकल के बच्चे उस तरह से एंजॉय नहीं करते, लेकिन मैं तो खैर रब के हर मौसम को एंजॉय करता हूँ, बर्फ को भी और तपती दोपहरों को भी। अच्छा जी, और अगर आपको आपके बॉस ने छुट्टी दे दी तो इस दफा सर्दियों की छुट्टियां मनाने आप लोग कहाँ जाएंगे? ओह, आप बताएं। मैं गवादर जाना चाहती हूँ। गवादर? ओके ओके ओके। हाँ, वैसे मेरा तो ख्याल है कि नहीं, सर्दियों में मैं तो कहीं बर्फ वाली जगह पे जाना चाहता हूँ। हाँ, सर्दी को एंजॉय करना है तो ऐसे 2-2 फुट पाँव जो है बर्फ के अंदर जाए। क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है और मैं एक दफ़ा गवादर गई थी, तो जिसे कहते हैं ना कि मुझे गवादर इतना पसंद है कि मुझे जितनी दफ़ा चांस मिलेगा आई वांट टू गो। वेरी गुड। अच्छा जी, ताबीर खान ने हमें रहीम यार खान से जो है मैसेज किया और वो कहते हैं, तो असीक साहब मेरा भी एक मसला हल कर दें। बताइए। प्लीज़, मेरा छोटा भाई मुझे घर पर जब भी आवाज़ देता है तो या कोई भी काम करना होता है तो कहता है, सुनो खातून ये काम कर दो। मेरे भाई आसिम को मना करें प्लीज कि मुझे खातून बोल के तंग मत करे। अच्छा। नहीं, मुझे लगता है आसमा नाम है इनका, ताबीर आपके भाई जो है आसिम, आपको उनका खातून कहना इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वो जो काम आपको साथ बतलाता है ना वो आपको अच्छा नहीं लगता। असल कहानी ये है। तो भाई आसिम, आज हमने $1 मिलियन एडवाइस में भी यही कहा है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 12-13 साल से ज्यादा हो गई है वो अपने कपड़े भी खुद इस्त्री किया करेंगे, कपड़े धोएंगे भी खुद, अपना बाथरूम, अपनी अलमारी, अपना बिस्तर खुद से ठीक करेंगे और सफाई अपने कमरे की खुद करेंगे। ये आज से हमारा तहैया है। तो ताबीर के छोटे भाई आसिम, आपको याद रहना चाहिए कि बाजी जो है खातून नहीं, ताबीर बाजी जो है उनसे आपने ज्यादा काम नहीं कराने खुद, बल्कि आपको उनके काम करने चाहिए जी। अच्छा जी, तस्नीन फातिमा ने हमें फैसलाबाद से मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हम भी आपका शो नाश्ता छोड़ कर देखते हैं। अरे लेकिन पिछले 1 महीने से हमारे इलाके की एंट्री आपने बंद कर रखी है, तो प्लीज आज शामिल कर ले मैसेज। बिल्कुल जनाब, ये कैसे हो सकता है फैसलाबाद वालों की एंट्री बंद हो? आप मैसेज करते रहे तो शामिल होते रहेंगे, तस्वीर भेजें, पेंटिंग्स भेजें और बिल्कुल। लेकिन आपने जो बात की कि हम नाश्ता छोड़ के आपका प्रोग्राम देखते हैं, ये बात ठीक नहीं है। मेरा तो ख्याल है नाश्ते के साथ बिल्कुल एंजॉय हमारा शो एंजॉय होना चाहिए, आपको ज्यादा मजा आएगा। अच्छा जी, मैमूना ने हमें खुशाब से मैसेज किए, सर्दी आ गई हैं तो असीक साहब, फातिमा आपी आज हमारी कंफ्यूजन दूर कर दें। जनवरी और दिसंबर की सर्दियों में जब हम राइजिंग पाकिस्तान घर बैठ के देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कितना कोजी माहौल होगा स्टूडियो का, तो क्या ये स्टूडियो के अंदर ठंड होती है या नहीं, ये जरा बता दें। ओए होए होए होए, ये आपने हमारे दिल की बात की है। हमारा देखिए उसकी एक वजह है, हमारे जहाँ पे एयर कंडीशनिंग इतनी सख्त किसी भी स्टूडियो के अंदर इसलिए भी होती है, हम इंसानों से ज्यादा जो हमारी मशीन्स हैं वो उनको एक टेम्परेचर से ज़्यादा हम नहीं जाने दे सकते, क्योंकि उससे उनके ख़राब होने का एहतमाल होता है। इसलिए एक ख़ास टेम्परेचर है जो कि बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, जैसे सर्द खाने में होता है, वो हमें मेंटेन करना होता है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। और सर्दियों में भी वो टेम्परेचर हमारे वो मज़े नहीं है जनाब के इधर गैस के हीटर लगाया और ऐसे सेंक रहे हैं और मज़े से साथ शो कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ठंड होती है, इसलिए आज मैंने देखे जनाब ये जैकेट निकाल ली है और आज मुझे पहला सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है इस्लामाबाद में। और इनको देखे मुझे तसल्ली हो गई है कि फातिमा तुम भी अब पहन सकती हो। एग्जैक्टली। लेकिन आज जो हमारे मेहमान है जनाब, वो भी एक ऐसे इलाके से आए हैं कि जो सर्दियों में, लोग तो गर्मियों में वहाँ जाते हैं, लेकिन मैं मुजफ्फराबाद और कश्मीर की सैर पे जाता हूँ सर्दियों में, क्योंकि उसका लुत्फ और उसका मज़ा कश्मीर का सर्दियों में दोबाला हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन है, सिंगर है, कल्चर एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नादिर अली। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम नादिर, कैसे हो आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि इस खूबसूरत प्रोग्राम का एक हिस्सा बनने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। मुजफ्फराबाद से हैं? जी मुजफ्फराबाद से हूँ। किस तरह का म्यूजिक क्रिएट करते हो? अभी हम आपसे कुछ गाने भी सुनेंगे, लेकिन ये सीन क्या है? एक्चुअली मैं म्यूज़िक से काफ़ी अरसा से मुंसलिक हूँ और म्यूज़िक कर रहा हूँ, मौका मिलता रहता है वक्तन फ़वक्तन यहाँ आने का,
मैं फोक म्यूज़िक, लोक मौसीकी जो है हमारी, उसे भी हम प्रमोट करते हैं। हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी काम करता हूँ। और पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं सेमी क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत पसंद करता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं उसको करने की। और सीख भी रहे मैं बाकायदगी से मैंने कुछ सीखा है कुछ अरसा। अभी भी ये सिलसिला जारी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है मुझे। इंशाल्लाह। कल्चर एक्टिविस्ट क्या होता है? बुनियादी तौर पे जो मिशन है हमारा, उसे आप ये कह लें कि हमारी जो अपनी जो ज़ुबानें, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उन्हें प्रमोट करने के लिए हम काम कर रहे होते हैं। हमारे जो लिबास हैं, हमारे खाने हैं, ये हमारी सकाफ़त है। उसे प्रमोट करने के लिए जिस हद तक हम जा सकते हैं, हम चूँकि आप बेहतर तरीके से आपको ये पता होगा कि एक इंसान की पहचान उसका चेहरा, उस और एक कौम की पहचान उसकी सकाफ़त है। तो कश्मीरी सकाफ़त को लेके, अपनी लैंग्वेजेस को लेके हम कोशिश करते हैं कि लोग हमें जान सकें। चूँकि हमारी आइडेंटिटी, मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ़ फोरम्स पे मुझे ये देखने को मिला है कि लोगों को के सामने धुंधली है, वो उस तरह से क्लियर नहीं है। तो उसे क्लियर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और ये है कि मैं साथ बताना चाहूँगा यहाँ के मुख्तलिफ़ जो स्टेजेस हैं, जैसे लोक मौसीकी के हवाले से एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है लोक विरसा। हाँ, वहाँ पे एक लोक मेला होता है 10 दिन का, उसमें भी हम लोग आते हैं अपनी। अब तो साल में 2 दफ़ा होता है। हाँ, साल में 2 दफ़ा होता है। और पूरी हम अपनी टीम के साथ आते हैं और आके हम अपना एक हिस्सा डालते हैं। वो पूरा पवेलियन होता है और बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे डांसेस और नादिर जैसे सिंगर्स की परफॉर्मेंसेस होती है। अच्छा जी, कुछ हमें सुनाओ ना, क्या सुना रहे हो? मैं आपके साथ सबसे पहले मैं सुनाना चाहूँगा जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, खमाज शफकत अमानत अली साहब। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। बिस्मिल्लाह करें। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, ओ प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या कब आओगे, बोलो क्या कब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, वाह जी वाह, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वाह जी वाह, वाह जी वाह जी वाह। अच्छा नादिर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह बड़े शहर हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इधर तो बहुत ज़्यादा अब ये आपको मौके मिल जाते हैं कि भाई आपने किस तरह जाना है या किस तरफ जाना है।
कश्मीर में आपको लगता है कि अब आपने जब सिंगिंग स्टार्ट की तो आपको पता था या आपके साथ जो आगे आपके पीछे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मौके हैं कि उनको कहाँ जाना है, उस जगह पे रहते हुए ही वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं या उनको इधर ट्रैवल करना पड़ेगा? ये जो बात आपने की है, मुझे और काफ़ी सारी बातें फिर साथ मुझे और करनी पड़ेंगी। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि सच कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और बुनियादी तौर पे वहाँ पे जो मैं म्यूज़िक जो फैमिली है उसकी बात करूँगा, वहाँ पे आर्ट काउंसिल्स नहीं है, कोई हमें ख़ास हुकूमती सरपरस्ती कोई हासिल नहीं है। तो उसके लिए ये इवन के सीखने के लिए भी जो आप कह रहे थे मैंने उस्ताद से सीखा, वो कौन उस्ताद है और कहाँ से? जी उनका ताल्लुक़ यहीं रावलपिंडी से है, उस्ताद शौकत मंजूर अली ख़ान साहब। वो अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, आमीन। मैं बता रहा था कि हमारे शहर में इवन म्यूज़िक सीखने के लिए कोई एक प्रॉपर जगह नहीं है, वो म्यूज़िक फील्ड के लोग नहीं हैं। लेकिन बच्चों में इंटरेस्ट है, क्लासिकल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और जिस वक्त मैंने स्टार्ट लिया था उस वक्त तो खैर इतना ख़ास कोई रुझान नहीं था, लेकिन अब ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमने कैंपेन चलाई है और अच्छे नए लोग जो हैं आ रहे हैं और अपने शौक से कर रहे हैं। लेकिन अब तो टिकटॉक और इंस्टाग्राम के बाद आप क्या समझते हैं कि ये जोग्राफियाई बैरियर जो है कि अच्छा ये लाहौर है तो ये विहाड़ी है तो ये सरगोदा है, अब तो कहीं भी अब तो कामों के पास किसी चक के अंदर रहने वाला भी अगर वो खूबसूरत गाता है तो वो तो रातों रात वायरल हो जाता है। आपको डोंट यू थिंक कि इस सोशल मीडिया ने बाउंड्रीज को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया? बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये है कि किसी ना किसी चीज़ के लिए तो मूव करना पड़ेगा ना। जैसे म्यूज़िक की ग्रामर है जो उसकी नो आओ के लिए आपको कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा, अच्छी जगह पे जाना पड़ेगा। फिर ये तो एग्जैक्टली और जो है एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है, उसमें हुकूमती इदारों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, आर्ट्स काउंसिल्स, म्यूजिक एकेडमीज। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया से मुमकिन नहीं है। आपको अगर एक प्रॉपर वे से अगर आपको आना है तो आपको इस सारे प्रोसेस से होके आना पड़ेगा। ऑनलाइन टीचर्स काम सही हो जाता है या वो आमने सामने बाजे पे बैठ के ही होता है? म्यूज़िक फैमिली के लोगों से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे और ये जो एक टर्म यूज़ होती है ख़ान साहब, इन लोगों से भी आप वाकिफ़ होंगे। ये लोग हमारे नो डाउट मुल्क का कह लें असासा हैं, हमारे मुल्क के नुमाइंदा होते हैं ये। लेकिन ये है कि जब तक ये इस चीज़ को नहीं देखते कि यार ये अगला बंदा मेरी बात को लेने के काबिल अब हो गया है, उस वक्त तक ये अपनी बात कन्वे नहीं करते। ये इतना आसान अच्छा पहले आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है उस लेवल पे। एग्जैक्टली बिल्कुल। आपको जब आप किसी के शागिर्द हो रहे हैं तो ना सिर्फ आप उसके शागिर्द हो रहे हैं बल्कि एक तरह से ये कह लें कि आप उसके मुरीद हो रहे हैं। और हाँ लॉयल्टी के साथ पूरी वो यूज होती है टर्म मुरादबंदगी के साथ, आपको उनके साथ चलना पड़ता है। अच्छा भाई कंट्रोल रूम कह रहा है कि बड़ा अच्छा तुमने खवाज सुनाया, कुछ और क्योंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मेरा जी मैं एक सॉन्ग मैंने कोशिश की थी, थोड़ा बहुत मैं खुद से मैंने किया था। अच्छा हाँ अपना कुछ सुना। हाँ तो मैं वो सुनाना चाहूँगा। जाने कहाँ खोया है जहाँ मंजिल मिली ना कारवा, बेताबियाँ है सांसें रुकी है, ढूंढूं मैं तेरा निशान, अपना बना के दिल में बसा के क्यों बढ़ गई दूरियां, मेरे रब्बा बता जाऊं मैं अब कहाँ, सूना सूना सा है ये समा, जाने कहाँ खोया है जहाँ
मंजिल मिली वाह जी वाह। ना कारवा। बड़ा फिल्मी है ना? माहौल है ना? तो जरा वो ओके, जैसे तो ये तुम्हारे पहले ब्रेकअप के बाद पहला गाना था ये? वो कहते हैं एक बड़ा वो जो खूबसूरत शेर है कि गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो। हाँ। नशा बढ़ता है शराबें शराबों पहले। क्या बात है फराज साहब। अच्छा जी, अब क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है? नादिर अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखता है? क्या म्यूजिक में ही आगे बढ़ना है या कल्चर एक्टिविज्म, या व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स प्रोफेशनली? प्रोफेशनली जिस चीज़ को मैं कैरी कर रहा हूँ, मेरा यही प्लानिंग है कि मैं इसको कैरी करूँगा इन फ्यूचर भी, और होपफुली मुझे उम्मीद है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और जिस चीज़ के लिए मैंने प्लानिंग की हुई है, उम्मीद करता हूँ कि अगले 10 साल बाद मैं उस जगह पे मौजूद हूँगा। स्ट्रगल तो ऑब्वियसली आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को कि एक कामयाब फनकार बनने के बाद भी स्ट्रगल उस चीज़ को मेंटेन करना कितना मुश्किल है। तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये है कि मेरी पहली उम्मीद ये है, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मैं उस जगह तक पहुंच जाऊं और अपने आप को मैं साबित कर लूं कि हाँ मैं एक अच्छा गुलकार हूँ। नहीं, तुम वाकई अच्छे गुलकार हो, इसलिए हमने तुम्हें बुलवाया है। हाँ। बड़ी फ्रेश और खूबसूरत आवाज़ है आपकी। हमारी तरफ से बहुत सी दुआएं आपके लिए हैं, लेकिन हम चाहेंगे आपको खुदा हाफिज भी करें, और लेकिन जाते जाते हम नादिर से ये कहें कि कुछ हमें ज़रा कुछ कश्मीरी तड़का हो जाए, कुछ हमें अपनी अपनी ज़बान में कुछ सुनाओ आखिर में। जी ज़रूर। ये हमारी जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमारे जो बहन भाई, उनके लिए हमारी दुआ कह लें, उनके लिए नेक तमन्नाएं कह लें। हो करियो मंज जिगरस जाए छमनो माए मशानी भूलाऊं कैसे मनाजिर तेरे बहारों के मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन जहाद हक के लिए कर रहे हैं तैयारी जहाद हक के लिए कर रहे हैं तैयारी दिखाएंगे सफ़े दुश्मन को शान का हारी दिखाएंगे सफ़े दुश्मन को शान का हारी तेरी बहारों में कलियां खिलाएंगे एक दिन मेरे वतन तुझे जन्नत बनाएंगे एक दिन। वाह जी वाह, वाह जी वाह। थैंक यू वेरी मच नादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज का राइजिंग पाकिस्तान हमारे साथ एक्सपीरियंस किया। कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। खुश रहिए, मिलेंगे फिर।